नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्षेत्र पर। आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये फर्स्ट क्लास है। मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि वीडियो खत्म होते होते आप सभी को जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जितना भी बेसिक चीज है उसको बताएंगे, फिर क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, आपका जितना भी डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर का नाम देखो, आज हम बेसिक क्लास है और क्लास 1 है। ठीक है, क्लास 1 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितना बच्चा क्या करता है, पढ़ता है, लेकिन उसको चैप्टर का नाम याद नहीं रहता है। वैसा नहीं करना है, चैप्टर का नाम याद रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम ये जो चैप्टर है, आप सभी का एग्जाम में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पहले उसको बता देता हूँ, तब आप सभी को और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की बात करूं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस टाइप का क्वेश्चन की बात करूं, तो देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद 2 मार्क्स वाले पूछता है। कितना मार्क्स वाला? 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, अब बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे, देसी भाषा में, गांव घर के भाषा में समझाएंगे। ठीक है, और अंत तक देखिए, मजा आएगा क्लास में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है इस चैप्टर से, फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर 5 मार्क्स वाले। तो टोटल यदि कम आपका एग्जाम 2 मार्क्स मैथ का 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 200 मार्क्स का नंबर रहता है, यहाँ पर 200 मार्क्स का रहता है। इसमें से आपका इस चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है जानते हो बच्चों? 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है इस चैप्टर से? तो 20 मार्क्स का। तो याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्ट 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इतना समझ गए होंगे। और इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है उसको भी हम बता देते हैं, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले हम उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए टॉपिक्स, टॉपिक्स लिखिए, कौन कौन टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें रूल पढ़ेंगे, रूल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं नियम। फिर उसके बाद विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, विलोपन विधि पढ़ेंगे। चलिए, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। चलिए, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ये हो गया विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। फिर उसके बाद हम सभी को पढ़ना है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किस तरह बनाना है, ग्राफ, ये ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, या जिसको और ग्राफ के नाम से, दूसरा नाम से आलेख भी बोलते हैं। क्या आलेख कैसे खींचेंगे, ग्राफ किस तरह बनाएंगे, उसको भी बताएंगे। और जो चीज होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, इतना हम सबको पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या क्या रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर विलोपन विधि पढ़ेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, फिर ग्राफ खींचने के लिए सिखाएंगे। उसके बाद जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी प्रैक्टिस करवाएंगे, बताएंगे। चलिए, तो ये इतना आप सभी को याद रखना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, तो मैं
इस चैप्टर में देखो ना पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चर क्या होता है, देखो चर क्या होता है, आप सभी ABCD बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। चर किसको कहते हैं, चर वो जिसका मान बदल सकता है, ठीक है। चर जिसका मान बदले उसे चर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ABCD, ठीक है, ये D है, ऐसे डॉट 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 XYZ, ठीक है। ये होता है चर में। जितना भी अल्फाबेट है, जितना भी ABCD में लेटर है, कितना लेटर है ABCD में, 26 गो है ना। आप सभी पढ़े होंगे, 26 गो याद भी होगा कि, तो 26 गो है ना, ये सब होता है चर। जितना भी अल्फाबेट है वो सारा चर है, ठीक है। अचर किसको कहेंगे, अचर किसको कहते हैं, जिसका मान नहीं बदले। इस एक का मान बदल सकते हैं, दो का मान नहीं ना बदल सकता है, तीन का मान बदल सकता है क्या, नहीं ना, चार का मान बदलेगा नहीं ना। चलिए इसी तरह अनंत तक देते रहेगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको कहेंगे अचर मान, इसको कहेंगे अचर मान, इसको कहेंगे चर। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे चर और अचर किसको कहते हैं। फिर आप देखिए ना पर आपका चैप्टर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है ना पर, रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण देखिए, रैखिक समीकरण में मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर कितना होता है रैखिक समीकरण में, तो एक होता है, कितना होता है, एक। चलिए यहाँ पर लिखिए मैक्सिमम पावर एक होता है, ठीक है, एक होता है रैखिक समीकरण में। याद रखिएगा रैखिक समीकरण में एक होता है पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं घात, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलेंगे और ज्यादा हिंदी ही होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बताएंगे और बाकी बात हिंदी होगा। तो घबराइए नहीं, जो बच्चा बिहार बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैक्सिमम पावर कितना होगा, एक होगा, जिसको कहते हैं घात। घात कितना होगा रैखिक बहुपद में, तो एक होगा। चलिए फिर देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपसे बताइएगा कौन रैखिक है और कौन नहीं है, कौन रैखिक बहुपद है कौन नहीं है। चलिए तो यहाँ पर लिखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये रैखिक बहुपद है क्या, यस नो में जवाब दीजिएगा। ये फिर ये रैखिक बहुपद है, ये फिर चलिए बताइए तो एक्स 2x स्क्वायर ये रैखिक बहुपद है। ये देखिए पावर कितना है, दो ना, हम क्या बोले मैक्सिमम एक होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए, तो 1 है ना, नहीं है ना, तो ये नहीं होगा रैखिक बहुपद। ये देखिए सिर्फ x है, इस पे पावर छिपा है एक, क्या छिपा हुआ है, एक, तो ये देखिए 1 है, तो रैखिक बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होता है, एक होता है। तो देखिए यहाँ पर एक है ना, तो इसमें यस मार दीजिएगा। ये देखिए कितना पावर 3 है, तो एक से ज्यादा है ना, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे रैखिक किसको कहते हैं, चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, ठीक है। मैं तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। और देखिए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पहले बेसिक क्लास हम देंगे आप सभी को, तब उसके बाद चैप्टर पढ़ाएंगे। कितना टीचर क्या करता है, डायरेक्ट चैप्टर पर चल जाता है, क्वेश्चन पर चल जाता है। हम वैसा नहीं पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, ठीक है। हम पहले बेसिक क्लास देंगे आप सभी को, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एक बार। चलिए तो ये देखिए आपका चर अचर हो गया, रैखिक समझ गए। अब उम्मीद करते हैं आप सभी इसमें कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। चलिए तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, आप सभी बताइएगा इसमें कितना रैखिक है और कितना चर है और कितना रैखिक है या नहीं है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, x a + b = 5 है, ठीक है। इसमें बताना है आप सभी को चर कितना है और रैखिक कितना है, रैखिक है कि नहीं, ठीक है, रैखिक
है या नहीं। आप सभी समझ गए हैं तो जल्दी इसको बताइएगा आप सभी कमेंट करके। तो फिर जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 है, इसमें भी बताइएगा चर कितना है और रेखिक है या नहीं है। ठीक है, ये आपका सवाल रहा। आप सभी समझ गए होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ना पर चर किसको कहते हैं, अभी तुरंत बताए थे चर किसको कहते हैं। अल्फाबेट जितना भी है वो चर होता है। क्या होता है, अल्फाबेट जितना भी रहेगा वो चर होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए एक अल्फाबेट है ए है और बी अल्फाबेट है ना, तो एक एक कितना हो गया 2। तो यहाँ पर चर की संख्या कितनी है 2 है। और देखिए इस पर पावर 1 है ना, छिपा हुआ जब नहीं दिखाया गया है तो 1 रहता है छिपा हुआ, तो इस पर 1 है तो इस पर भी 1 होगा। चलिए तो यहाँ पर ये देखिए पावर 1 है ना, तो रेखिक बहुपद में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 1, तो मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो यस ये रेखिक बहुपद है क्या। चलिए फिर देखिए ये चर है, चर देखिए ये चर है ना, ये भी चर है तो कितना है, तो 2 है 1 2, तो 2 हो गया। अब देखिए ना इसके पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है, तो रेखिक रेखिक है ना, रेखिक बहुपद रेखिक समीकरण, तो ये यस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। इसी तरह पढ़ाएंगे आप, पहले कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद एग्जाम्पल फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, देखिएगा मजा आएगा, पूरा अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए तो अब अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक्स पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक्स हम क्या सीखेंगे, समीकरण निकालने के लिए। ठीक है, समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे, समीकरण किस तरह बनाएंगे उसको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, 5 केजी चावल एवं 3 केजी दाल। ठीक है, 3 केजी दाल का मूल्य 120 रुपए है। ठीक है, चलिए इसका हमको समीकरण निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, तो देखिए ना पर लिखेंगे हल। क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिखना है, फिर उसके बाद ना पर लिखिएगा माना 1 केजी चावल का मूल्य 1 केजी चावल का मूल्य कितना है x, तो कितना है x मान लेंगे। फिर दूसरा क्या है, दाल है ना, तो 1 केजी दाल क्या मान लेंगे, 1 केजी दाल का मूल्य y मान लेंगे। इसको x माने तो इसको y मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, कीमत कितना है x है ना, तो देखिए ना 5 केजी चावल है, तो 5 केजी चावल कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम है x, तो 5 केजी का कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। चलिए प्लस, अब देखिए ना पर 1 केजी दाल का कीमत कितना है y है, तो 3 केजी दाल की कीमत क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। चलिए तो इन दोनों का कीमत कितना है 120 रुपए है, तो 120 रुपए लिख लिए। ये समीकरण हो गया आपका। ठीक है, ये आपका समीकरण निकालने के लिए सीख गए, इसी तरह निकालना है। ठीक है, देखिए प्लस क्यों किए माइनस क्यों नहीं किए, देखिए ना पर पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, 5 केजी चावल एवं 3 केजी, ना पर केजी लगा दीजिए छूट गया है, 3 केजी दाल का मूल्य 120 रुपए है। ठीक है, दोनों एवं मतलब होता है और। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तब 120 रुपए दुकानदार को देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी का, 1 केजी सेब एवं 3 केजी अंगूर
3 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा? मान लेते हैं 180 रुपए, ठीक है, 180 रुपए, 180 रुपए है, ठीक है। और 5 kg सेब, 5 kg सेब एवं 4 kg अंगूर का मूल्य 200 रुपए है, ठीक है, 200 रुपए है। चलिए तो देखिए ना, क्वेश्चन देखिए क्या लिखे हैं। देखिए 1 kg सेब, 3 kg अंगूर का मूल्य कितना है? 180 रुपए है। और 5 kg सेब, 4 kg अंगूर का मूल्य 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। तो इसको किस तरह समीकरण निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे? जिस तरह अभी अगले सवाल बताए थे ना, उसी तरह निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है, लेकिन इसमें 2 समीकरण निकलेगा, उसमें एक ही को समीकरण निकला था ना, इसमें 2 समीकरण है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। फिर उसके बाद ना पर मानेंगे, माना कि 1 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य कितना है? 1 kg सेब का मूल्य नाप, 1 kg सेब का मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ना पर 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए है, ठीक है, y मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए 1 kg सेब है, 1 kg सेब है, 1 kg का मूल्य कितना है? x रुपए। तो x लिख दिए प्लस, और 3 kg अंगूर की कीमत, 3 kg अंगूर का मूल्य कितना है? तो y है, तो 1 kg का है y रुपए, तो 3 kg का कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा ना। चलिए अब ये दोनों के बराबर, ये दो चीज समान खरीदेंगे तो कितना हमको लगेगा? 180 रुपए। बराबर में 180 रख दीजिए। समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर ना पर लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः मतलब होता है फिर से। चलिए फिर ना देखिए क्या लिखा है, 5 kg सेब, 1 kg सेब का कीमत कितना है? x। तो 5 kg का सेब की कीमत कितना हो जाएगा? 5x प्लस, और 4 kg, 1 kg का अंगूर की कीमत क्या है? अंगूर की कीमत क्या है? y रुपए है। चलो तो 4y हो जाएगा बराबर कितना है रुपया? 200 रुपया है। चलिए ये समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। देखिए सबसे क्या करना है, ना पहले हल लिखना है, फिर मानना है, फिर 1 kg सेब का मूल्य x मान लेना है, और दूसरा 1 kg अंगूर का मूल्य y मान लेना है। तो उसी तरह फिर ना पर लिखना है, पुनः ना पर 1 kg का सेब का कीमत और 3 kg सेब का मूल्य था, ठीक है, इतना रुपए। तो 1 kg सेब का मूल्य x रुपए, तो x था। 3 kg सेब का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना था? y। तो 3 kg अंगूर की कीमत क्या होगा? 3y हो जाएगा। तो इन दोनों को जब खरीदेंगे तो कितना हमको देना पड़ेगा? 180 रुपए। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान से आप सभी पहले माइंड को शांत कर लीजिए, फिर उसके बाद ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या करेंगे, अगला टॉपिक में क्या करेंगे, हम सब क्या सीखने वाले हैं। अगला टॉपिक एक बार इसको हम मिटा देते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं समीकरण से हल करने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। समीकरण को किस तरह हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो समीकरण को हल किस तरह करने सीखेंगे, देखिए हम बताते हैं आप सभी को।
चलिए यहाँ पर हेडिंग मारिए, समीकरण को हल करना सीखें। क्या सीखेंगे? समीकरण को हल करना सीखेंगे। चलिए, तो मान लीजिए हमको, मेरे पास समीकरण, मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे 2x + 5y बराबर 10 है, ठीक है, और 3x + 6y बराबर 12 है, 12 है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए का मान निकालेंगे। क्या है? समीकरण को निकालने से पहले ए का मान निकालना जरूरी है। तो समीकरण ए का, तो समीकरण ये फर्स्ट मान लीजिए और समीकरण ये सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ पर देखिए, ये समीकरण जब ए का मान निकालना पड़े तो हम समीकरण एक को देखेंगे। तो समीकरण एक का मान कितना हो जाएगा? अक्ष का गुणांक होता है, ठीक है। तो अक्ष का गुणांक कौन है? 2 है। तो ये समीकरण, सॉरी, ए का मान, A1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर B1 का मान कितना हो जाएगा? Y का गुणांक कौन है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर C1 का मान क्या हो जाएगा? अचर होगा। C का मान कितना होगा? अचर। तो ये अचर है ना, तो कितना है? 10 है। चलिए, अब निकालेंगे A2 किस तरह निकालेंगे? जिस तरह A1 निकाले ना, उसी तरह निकालेंगे A2। तो अक्ष का गुणांक कौन है? 3 है। B2 का गुणांक कौन है? तो B2 का गुणांक कौन है? 6 है। कौन है? 6। और C2 का कौन है? तो 12 है। ये आपका निकल गया ए का मान, बी का मान, सी का मान। इसी तरह आप सभी को निकालना है। चलिए, तो ये आपका समीकरण को हल करने के लिए सीख गए, ठीक है। अब मानिए हम कैसे जानेंगे ये समीकरण हल होगा या नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि हमको एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, और हमको इस पर रोड बनाना है, सड़क बनाना है। तो सबसे पहले जानेंगे ना ये पहाड़ पर रोड बनेगा या नहीं, ठीक है क्या? तो सबसे पहले ये निकालना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो पहले देखिए, पहाड़ में रोड बनाने के लिए जांच तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। तो उसी तरह सवाल को भी पहले चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, तब आगे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तक चलिए आप सभी कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे ही समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह का देते हैं, आप सभी बना के जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और हमको बताइए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है, देखिए, मान लीजिए 9x + 10y, ठीक है, और 26, ठीक है, 26, और 5x + 6y बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा? यहाँ A1 बराबर, A1 किस तरह निकालेंगे? A1 क्या होगा? A1 क्या होगा? इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। चलिए, तो A1 जब निकालेंगे ना, तो समीकरण फर्स्ट वाले को देखेंगे, इसको ऊपर वाले को देखेंगे, समीकरण फर्स्ट वाले को। तो A1 अक्ष का गुणांक होता है। क्या होता है? A1 अक्ष का गुणांक। तो अक्ष का गुणांक कौन है? इसमें 9 है ना, तो 9 हो जाएगा। चलिए, अब B1 निकालेंगे। B1 y का गुणांक होगा, तो 10 हो जाएगा। C1 निकालेंगे, 26 हो जाएगा। चलिए, उसी तरह A2 निकालेंगे। A2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और B2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और C2 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है निकालने के लिए, समीकरण को हल करने के लिए। चलिए, अब अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। अगला टॉपिक्स यह है, अब अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे रूल्स थोड़ा सा संगत और असंगत में, ठीक है। संगत किसको कहेंगे, असंगत किसको कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम मिटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए,
अगला टॉपिक लिखिएगा संगत और असंगत, ठीक है। अगला टॉपिक क्या लिखिएगा? संगत, संगत या असंगत, ठीक है। संगत या असंगत, ये आपका अगला टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए चलिए ये याद रखिएगा, रूल है इसका, ठीक है। ये समझने वाला नहीं है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा बहुत हम समझा देंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए, इसको लिखिए रोमन में 1, ठीक है। जैसे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो देखिए A1 बटे A2 के बराबर B2 नहीं है, ठीक है। A1 बटे B2 के बराबर नहीं है, A2 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा इस समय? तो संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर C1 नहीं है, ठीक है। C1 नहीं है बराबर, इसके बराबर ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 नहीं है, तो इस समय क्या होगा? तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी असंगत हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखिएगा आप सभी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है। ये तीनों बराबर है, ठीक है। तो तीनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा? संगत, ठीक है। तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तीनों समान रहे तब हो जाएगा संगत, या एक भी समान नहीं रहे तो उसमें भी संगत। यदि दो को समान है, एक समान नहीं है, तो उस समय क्या हो जाएगा? असंगत होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। इस पर हम प्रैक्टिस कराते हैं, क्वेश्चन देते हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए तो मैं इसको एक बार प्रैक्टिस आप सभी को करा दूं, ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए इसमें संगत है या नहीं है इसको बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, संगत है या नहीं, ठीक है। संगत है, संगत या संगत में आप सभी को आंसर देना है। चलिए इसी में आप सभी को आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1 है, ठीक है। ये मान लीजिए 2x प्लस 4y बराबर 10 है, ठीक है। और 3x प्लस 9y, ठीक है, 9y बराबर 2, ये आपको दिया, ठीक है। समीकरण ये 1 है और समीकरण 2 है। तो किस तरह इसको निकालेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पहले सबका A का मान निकालेंगे, B का मान निकालेंगे, C का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो A का मान निकालो, B का मान, A का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, और B का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। C का मान क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। फिर A2 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर C2 का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा C2 का मान। चलिए अब यहाँ पर लिखिए जांच, ठीक है। जांच करने पर तो जांच किस तरह करेंगे? तो देखिए A बटे A2, ठीक है। तो A का मान कितना है? 2 है, और A2 का मान कितना है? 3 है, ठीक है।
अब यहाँ पर B1/B2, ठीक है, B1/B2। B1 कितना है 4 है और B2 कितना है 9 है ना। चलिए अब यहाँ पर निकालेंगे C2, C1 निकाल लेंगे। तो C1 का मान कितना है 10 है, अब बटे C2 का मान कितना है 20 है। तो ये देखिए 0 से 0 कट जा रहा है ना, तो कटा दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक भी समान है क्या, एक भी मतलब बराबर में है क्या, नहीं ना, सब विपरीत विपरीत है। देखिए यहाँ पर ये विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। A1/A2 डज नॉट B1/B2, मतलब A1/A2 का बराबर B1/B2 नहीं है, ठीक है, इसके बराबर ये नहीं है। तो इस समय क्या हो जाएगा, ये जब बराबर नहीं रहेगा कोई सा भी तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे संगत असंगत में। चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इस पर होमवर्क दे दूं, आप सभी को प्रैक्टिस घर में कीजिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप सभी इसी पर आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए तो नोट कीजिएगा मेरे साथ जल्दी। तो देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन, ये होमवर्क रहा, ठीक है। अच्छा होमवर्क, ठीक है। अच्छा होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, 2x + 4x + 10, ठीक है। तो 4x + 8y, अरे यार ये जो y होगा ना, हाँ y बराबर 20। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है संगत है या असंगत है, ठीक है। फिर उसके बाद 9x + 10y बराबर 30, ठीक है। फिर 18x + 21y बराबर 60, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क रहा, ये 2 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक्स पर चलते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को संगत और संगत में डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला टॉपिक्स पर। अच्छा संगत का अर्थ क्या होता है, संगत का अर्थ क्या होता है, संगत का अर्थ स्टार मार के लिख लेगा, याद रखना है संगत का अर्थ क्या होगा। संगत का अर्थ क्या होता है बताइए तो आप सभी। देखिए x एवं y का मान निकलेगा, ठीक है, x और y का मान निकलेगा, ये संगत का अर्थ होता है। और असंगत का अर्थ क्या होता है, असंगत का अर्थ क्या होता है, ठीक है, असंगत का अर्थ क्या होगा। तो x एवं y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। असंगत जब रहेगा ना तो x और y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे संगत का अर्थ क्या होता है, असंगत का अर्थ क्या होता है। चलिए अगला टॉपिक्स पढ़ते हैं। अगला तो टॉपिक्स क्या है, आप सभी को क्या पढ़ना है वो हम बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। तो ऐसा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी धैर्य रख के पढ़िए। और मैं पहले गारंटी लिया हूँ कि आप सभी को मैं समझा दूंगा, आप सभी का जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, जितना भी ये चैप्टर में है। चलिए तो उसके बाद हम सब पढ़ेंगे अद्वितीय हल
कोमा कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। और उसके बाद पढ़ेंगे अनेक हल, ठीक है, अनेक हल, ठीक है। ये आपका रहा रूल्स, ठीक है। इससे भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, रूल्स लिखिएगा, ठीक है ना पर। चलिए, तो क्या क्या पढ़ेंगे? अद्वितीय हल कहाँ पे होगा, कोई हल कहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे अनेक हल होगा, बहुत हल होगा, उसके बारे में हम आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ना पर 1 नंबर में लिखिए आप सभी A1/A2 बराबर A1/A2 बी बराबर B1/B2, ठीक है। इसको बराबर काट दीजिए, ठीक है। A1/A2 के बराबर B2 नहीं है, B1/B2 नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये अद्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। इसी का नाम है दूसरा केवल एक हल। क्या नाम है दूसरा नाम? केवल एक हल। केवल एक हल है। नहीं होता है क्या, घर में हम सबको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, और स्कूल सब में या दोस्त सब अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह इसका 2 नाम है, ठीक है। कौन कौन है? अद्वितीय हल और दूसरा नाम क्या है? केवल एक हल, ठीक है। जब कोई बराबर नहीं रहेगा तो केवल एक ही हल निकलेगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिए ना पर सेकेंड, ठीक है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर C1 नहीं होगा, ठीक है। C1/C2 नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? B1/B2 के, ठीक है। चलिए, तो उस समय क्या होगा? तो उस समय होगा क्या? कोई हल नहीं, ठीक है। ये वाला हो जाएगा कोई हल नहीं। इसका एक ही नाम है, ठीक है। जब 2 बराबर रहे, एक बराबर नहीं रहे, तो उस समय होगा कोई हल नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। जब 2 गो बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो याद रखिएगा जब 2 गो बराबर रहेगा, ये गो नहीं बराबर रहेगा, तो कोई हल नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद देखिए तीसरा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस जब तीनों समान है, तीनों बराबर है, तो उस समय क्या हो जाएगा? तो अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम 2-3 गो है, 3 गो है, ठीक है। तो हम तीनों बता देते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अनेक हल या अनंत हल, ठीक है। अनंत हल, या हम नीचे में लिखते हैं, उधर जगह नहीं है मेरे पास। अपरिमित हल, अपरिमित एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। अपरिमित कुछ होगा, एक मिनट देख लो। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अनेक हल, ठीक है। ये आपका रहा, ठीक है। इसका तीनों नाम है, तीनों याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अनेक हल, अनंत हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं इसका प्रैक्टिस करा देता हूँ, आप सभी ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, जो नहीं लिख रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, और आप सभी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किसको कहेंगे अपरिमित, किसको कहेंगे कोई हल नहीं, किसको कहेंगे अनेक हल, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं? क्वेश्चन लगाते हैं आप सभी के लिए।
चलिए तो क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 9 है, ठीक है। अब मान लीजिए 4x प्लस 6y बराबर 18 है, ठीक है। ये मान लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो a का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी a का मान निकालने के लिए सीख गए होंगे। b का मान किस तरह निकालते हैं, c1 का मान कैसे निकालते हैं, b1 का मान किस तरह निकालते हैं, वो सीख गए होंगे। तो b1 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। c1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। चलिए, और b2 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान 18, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। a1 का मान, सबका मान निकालने के बाद नीचे में लिखिएगा जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2। तो a का मान कितना है, 2 है, और a2 का मान कितना है, 4 है। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। चलिए अब b1 बटे b2 का मान निकाल लेंगे। तो b1 का मान कितना है, 3 है, और b2 का मान कितना है, 6 है। तो ये दोनों कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब c1 और बटे c2 निकाल लेंगे। तो c1 का मान कितना है, 9 है, और c2 का मान कितना है, 18 है, ठीक है। ये देखिए कट के कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक a1 बटे a2 का मान इतना आया, b1 बटे b2 का मान भी उतने आया, c1 बटे c2 का मान भी उतने आया। तो देखिए तीनों समान हो गया ना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर c1 बटे c2, यही मान आया क्या। तो इस समय क्या हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, तीनों जब समान रहेगा तो अनेक हल हो जाएगा। जब तीनों समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अनेक हल, अनेक हल। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब एक दो गो समान रहेगा, एक गो समान नहीं रहेगा, ठीक है, उस समय क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। जब कोई समान ना है, एक भी समान ना आया, तो उस समय क्या हो जाएगा, केवल एक हल, ठीक है, केवल एक हल, अद्वितीय हल, उसी का नाम है अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए तो अब अगला टॉपिक्स पर चलते हैं। अगला टॉपिक्स क्या है, प्रतिच्छेद। अब अगला टॉपिक सीखेंगे प्रतिच्छेद, ठीक है, समांतर, संपाती, ये लास्ट टॉपिक्स है, ठीक है, आज का। चलिए तो इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आता होगा और मजा भी आता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर जा रहे, दिमाग से ऊपर ऊपर नहीं जाता होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे आलेख, आलेख प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद समांतर, प्रतिच्छेद समांतर और संपाती, ठीक है, प्रतिच्छेद और। चलिए तो इसमें देखते हैं, तो ना ये रूल 2 हुआ, रूल जितना भी हो इसी तरह लिखना है आप सभी को और याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक रोमन में 1 दे दीजिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, मतलब इसके बराबर ये नहीं है, ठीक है। a1 बटे a2 के बराबर b1 बटे b2 नहीं है। तो उस समय क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है, प्रतिच्छेद हो जाएगा, ठीक है, प्रतिच्छेद हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, अगला देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और b1 बटे b2 के बराबर c1 बटे c2 नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ये अलग है, मतलब बराबर नहीं है। तो उस समय क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या पढ़ना है आप सभी को, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये आपको करना है। तो तीनों यदि समान रहे तो उस समय क्या हो जाएगा, समपाती। क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बच्चा क्या कर रहा है, इसका ग्राफ खींच दीजिए। ठीक है, एक बच्चा मेरे क्लास में कर रहा है, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ठीक है, वो बच्चा क्या कर रहा है, एगो ग्राफ खींच दीजिए। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए किस तरह प्रतिच्छेदी में खिंचाएगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह हम ग्राफ ले लिए और देखिए यहाँ पर ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो ये देखिए, ये जो बीच में दोनों कट रहा है ना रेखा, तो ये प्रतिच्छेदी का ग्राफ हुआ। फिर समांतर का किस तरह का ग्राफ होगा, ना का समांतर पर हम बना देते हैं। तो समांतर में देखिए कैसा होता है, समांतर में एक, जैसे यहाँ पर एक लाइन है ना, देखा है एक लाइन, उसी के समान में हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, चलिए फिर देखिए संपाती में कैसा होगा, संपाती में कैसा होगा, तो एक दूसरे के पर चढ़ा होगा, इसी पर ही चढ़ेगा। ठीक है, इसी पर ही संपाती पर चढ़ेगा। यदि संपाती रहेगा तो इसी पर ही लकीर फिर से चढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। इस पर एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप सभी जरूर बताइएगा क्वेश्चन बना के अभी तुरंत। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है, x-2y बराबर 8 है। ठीक है, और मान लीजिए 2x प्लस 4y बराबर 4 है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर लिखेगा यहाँ A1 का। ठीक है, यदि हमको समांतर से निकालना पड़े, प्रतिच्छेदी निकालना पड़े या संपाती से निकालना पड़े, तो पहले ए का मान निकालना है, A1 का मान निकालेंगे। A1 का मान कितना है, x का गुणांक कौन है, एक है ना, इस जगह एक छिपा रहता है। ठीक है, तो एक हो जाएगा। तो B1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। C1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या, चलिए इस सब में आप सभी को उम्मीद करते हैं प्रॉब्लम नहीं होता होगा। चलिए A2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और B2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये C2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जांच करेंगे, क्या कर देंगे, जांच कर देंगे। जांच, यहाँ पर जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर चलिए तो A1/A2 बराबर क्या होगा, A1 का मान कितना है, 1, और A2 का मान कितना है, 2। ये A1/A2 का मान आ गया। फिर B1/B2 का मान कितना हो जाएगा, तो B1 का मान कितना है, माइनस में 2, और B2 का मान कितना है, प्लस में 4। ये कट के कितना हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर बटे 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर C1 का मान निकालेंगे, C1/C2 का मान निकाल लेंगे। तो C1 कितना है, 8 है, और C2 कितना है, तो 4 है। ये कट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो ना आप देखिए A1/A2 प्लस में है, ना पर माइनस में 1/2 है, और ये तो सिर्फ 2 है प्लस में। तो ये देखिए तीनों असमान है ना, समान तो नहीं है, अलग अलग है ना, अलग अलग मान है। तो उस समय जब अलग अलग मान रहे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाएगा। B2 डज नॉट ना पर हो जाएगा ना। चलिए मतलब ये इसके बराबर इसके नहीं है। जब A1 के बराबर B1 नहीं है तो C कहाँ से हो जाएगा, नहीं ना होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब बराबर नहीं रहेगा, कोई एक भी नहीं रहेगा, कोई सा भी बराबर नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ये आपका क्लास का बेसिक क्लास और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दिए, जितना भी ये एक्सरसाइज में
अब देखिए आप सभी अपने से भी एक्सरसाइज 2 बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 बना सकते हैं, 3.2 बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कल जो आएंगे वीडियो लेकर एक्सरसाइज 3.1 को पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 3.2 को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। यदि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगा, यदि कुछ सीखने के लिए मिला आपका जीवन में, ठीक है, तो जरूर आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त सबको भी बताइएगा शेयर करके, ठीक है, कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं अच्छा लगा तो स्किप करके वीडियो जा सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।